हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने एक अध्याय मतलब पाठ 5 समाप्त कर लिया है। अब अगला अध्याय है वंशागति का आणविक सिद्धांत। ठीक है, तो यह अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। एनसीईआरटी पैटर्न में लेके चल रहा हूँ, क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, तो आज का एक नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, वंशागति का आणविक सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर हम लोग चर्चा करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी पूरा लिखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल की बात की जाए तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो माना जाता है जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वह डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल किन किन इकाइयों से मिलकर बनाता है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, अभी बात करेंगे इसमें ही, आगे की ओर बात करेंगे हम लोग। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो लिख देते हैं न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, फ्रीडरिक मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, किस सन में की थी, तो 1868 में किया था। ठीक है, अगर बात की जाए तो यह कहाँ पाया जाता है, ठीक, तो यह मानव केंद्र या फिर सजीव लिखते थे, सजीव के सेल्स की यानी कोशिका की केंद्र यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, तो यह कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब देखिए आगे चल के, इसलिए इसको क्या कहते हैं, देखिए इसलिए इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए इसे मतलब किसलिए इसे यह न्यूक्लियस में पाया जाता है यानी केंद्र में पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई क्लियर मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये तो बड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए इसमें एक और वैज्ञानिक का रोल आता है जिसका नाम है अल्टमान। अल्टमान ने भी कुछ किया था ना न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टमान नामक साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड में अम्लीय गुण देखने के कारण न्यूक्लिक एसिड को अम्लीय प्रकृति के कारण इसे न्यूक्लिक एसिड का ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अल्टमान ने क्या किया था, न्यूक्लिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड को अम्लीय प्रकृति के कारण इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया, एसिड रख दिया। एसिड कहा जाता है कि एसिड नाम किसने रखा, तो अल्टमान ने किया। ठीक, अल्टमान ने ही किया, तो न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक, इसके बारे में पूर्ण रूप से सब कुछ हो गया। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड मेनली 2 टाइप का होता है। तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। ओके, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि बोलिए DNA। जी बहुत सही। ठीक, अगर नंबर दूसरा बात की जाए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड।
हिंदी में लिख रहा हूँ, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RNA जी, इसको RNA कहा जाता है, ठीक। तो बात करते हैं DNA किस में पाया जाता है, तो RNA किस में पाया जाता है। तो देखिए नॉर्मली जो होता है DNA RNA सभी सजीवों में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस या फिर जीवाणु होते हैं जिसमें केवल DNA पाया जाता है, केवल RNA पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। लगभग सभी जीवों में, यहाँ पे लिख सकते हैं लगभग सभी सजीवों में DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ना, DNA आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यह मतलब कौन, DNA, ठीक है, DNA। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। क्या जाता है बाबू, DNA में जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, लेकिन कुछ जीवों में जाता है, यानी कि अर्थात DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। हम यह कह सकते हैं कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। यानी DNA क्या है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। तो DNA क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन कुछ जीवों में जैसे बैक्टीरिया हो गए, TMB यानी तो तंबाकू मोज़ेक वायरस, और इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, इन सब में RNA पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगले पॉइंट से, कुछ जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मतलब क्या, उदाहरण है ना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMB, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। और हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक। और हो गया जैसे कि एक हो गया HIV मतलब समझ रहे हैं ना, एड्स, ठीक। और एक होता है जैसे अभी चल रहा है हाल ही में कोरोना वायरस, ठीक है। तो कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें आनुवांशिक रूप में जो RNA पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे दे देगा कि विभिन्न प्रकार के, यानी TMB में कौन सा आनुवांशिक रूप में पाया जाता है, DNA RNA न्यूक्लिक एसिड एंड अदर समान का उदाहरण दे देगा। तो आपको क्या लगा देना है, RNA, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, DNA ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई कैसे, कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ कैसे हो सकता है। तो उसके लिए मतलब कि एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया, ठीक है। तो उन वैज्ञानिक का नाम था सटन और बोगरी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सटन बोगरी ने 1902 में यह बताया कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक। यह बताया DNA ही आनुवांशिक
अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, मैं बुंदी लगा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। अनुवांशिक पदार्थ होता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, यानी कि जाता है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। कौन बताया था? सटन बोवरी ने 1902 में बताया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। किस प्रकार से बताया, तो आगे देखते हैं। इन्होंने कुछ प्रयोग किया और अपना प्रमाण दिया, तो उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाल के बताया, ठीक। लेकिन प्रयोग नहीं करता, लेकिन ये बता नहीं पाए थे। तो आइए हम इनके प्रयोग के बारे में देखते हैं, कौन कौन सा प्रयोग किए थे। तो प्रमाण कौन सा था? प्रमाण यहाँ पे लिख देंगे। प्रमाण था नंबर 1 वाला, पहला प्रमाण। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो प्रयोग किया था उसका नाम था ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का रूपांतरण दो तीन प्रयोग हुए थे। तो पहला था ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि माइस मतलब चूहा, ठीक है, इन्होंने चूहे को अपना एक्सपेरिमेंटल उदाहरण लेके बढ़िया से प्रयोग किया, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम हम लिख सकते हैं इसमें कि स्तनधारी में न्यूमोनिया रोग, स्तनधारी में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, करने वाले जीवाणु, वो उन्होंने मतलब कि एक उदाहरण लिया जो हमारे शरीर में न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न करता था जीवाणु, जैसे कि न्यूमोकोकस या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, इसको भी कह सकते हैं न्यूमोकोकस, इसको एक और नाम देते हैं ORNA अथवा करके लिख लेंगे, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, डिप्लो वोटा है यार तुम लोग, डिप्लो फोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु पर क्या किया, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी को लिया। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं बाबू, उसका मतलब कि उस पर ही अपना प्रयोग किया, ठीक है। किसने किया? ग्रिफिथ ने किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अब डिप्लोकोकस न्यूमोनी को हम लोग देखते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी को हम लोग देखते हैं, इसके कितने रूप होते हैं? इसके 2 रूप होते हैं। अभी पूरा समझ में आएगा, अभी आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं पूरी की पूरी गारंटी देता हूँ उसको समझाने के लिए। देखिए इसके 2 रूप होते हैं, पहला है उग्र द्विभेद। आप लोग पूछ रहे हो किसके? डिप्लोकोकस जो जीवाणु है उसके 2 रूप होते हैं, ठीक है। पहला होता है उग्र विभेद, इसको बोलते हैं वायरुलेंट, क्या बोलते हैं, स्मूथ, मुझे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, स्ट्रेन नंबर दूसरा है अनुग्र विभेद, इसको बोलते हैं नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। तो यहाँ तक हुआ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है, इस वाले वायरस की और इस वाले वायरस की क्या खासियत होती है, अब ये देखते हैं। इसे इसमें देखते हैं इसकी जो वाल होती है यानी बाहरी वाल, इस वाले जो जीवाणु है उग्र वाली यानी कि वायरुलेंट वाला जो जीवाणु है, इसकी जो वाल होती है, इसकी वाल पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लिख सकते हैं पॉलीसेकेराइड
की बनी होती है, ठीक। और इसमें लिख सकते हैं एक स्मूथ यानी चिकनी होती है, चिकनी होती है। और एक लिख सकते हैं कि यह न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। स्मूथ को बोलते हैं चिकना, स्मूथ, ठीक है। इसकी जो वाल्व कैसी होती है भैया, स्मूथ होती है, यानी चिकनी होती है, एकदम गोल होती है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं गोल व चिकनी, गोल व चिकनी। चिकनी मतलब क्या, स्मूथ, एक स्मूथ होती है, ठीक है। अब इसमें वही लिखेंगे, इसकी जो वाल होती है, इसकी जो वाल होती है वह खुरदुरी होती है, खुरदुरी होती है, खुरदुरी होती है, ठीक। अब जो इसकी जो वाल है उस खुरदुरी है, और क्या लिख सकते हैं इसमें, रफली, यह रोग उत्पन्न नहीं कर पाता, यह रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं, सिंपल था यार कि ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था, ठीक है। उस प्रयोग में इन्होंने बताया कि जो मनुष्य के शरीर में एक जो जीवाणु होता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक। तो उन्होंने बताया कि इसके दो रूप होते हैं। पहला होता है वायरुलेंट स्ट्रेन, नंबर दूसरा होता है नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। मतलब कि सिंपल सा समझिए कि जो इसकी जो सेल वॉल होती है इस वाले वायरस की, वो एकदम चिकनी होती है, यानी एकदम गोल होती है, ठीक है। और इस वाले जो जीवाणु है इसकी जो वॉल होती है यानी कि दीवार होती है, चिकनी नाम करके कैसी होती है, अगर रफली टाइप में, खुरदुरी टाइप में होती है, ठीक। इसको बोलते हैं पैथोजन वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नॉन पैथोजन वायरस भी बोलते, ठीक। वायरस तो नहीं कह सकते। तो देखिए यहाँ मतलब कि ये वाले जो जीवाणु है यहाँ रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, रोग नहीं उत्पन्न करते हैं, जबकि ये वाला जो है यह क्या होता है, रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। दो प्रकार के इन्होंने जीवाणु को लिया था। अब देखेंगे आगे कि आगे क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ग्रिफिथ ने क्या किया था, पहले क्या लिया था, वायरुलेंट वायरस यानी कि स्मूथ टाइप वाला वायरस, और नंबर दूसरा था रफली टाइप वाला वायरस, ठीक है। यह रोग नहीं उत्पन्न करता है, रोग नहीं, ठीक है, नहीं उत्पन्न करता है, और यह रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। दो प्रकार के इन्होंने जीवाणु को लिया, ठीक है। तो अगर हम इन्होंने कुल मिला के 4 केस बनाए। केस नंबर ए है, इन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रैंड को, पहले एस स्ट्रैंड को लेते हैं, एस स्ट्रैंड को किसमें इंजेक्ट कराया, माइस, MICE, या माइस मतलब मूस, ठीक। रेड माने मूस मत समझना, माइस माने मूस समझना, ठीक है। तो यस स्ट्रैंड यानी कि ये जीवाणु है, ठीक है। इसको किसमें प्रवेश कराया बाबू, चूहे के अंदर प्रवेश कराया, तो क्या कहा, चूहा कैसा हो गया, DIED, डाइड। हिंदी में लिखो यार, मर गया, ठीक। चूहा क्या हो गया, मर गया। अब हम क्या करेंगे, केस बी में क्या हुआ, आर स्ट्रैंड को, ठीक, ये वाले वायरस को, ये नंबर ए था, ये नंबर बी स्ट्रैंड वाले वायरस को किसमें प्रवेश कराया, MICE, माइस में प्रवेश कराया, तो चूहा कैसा हो गया, जिंदा रह गया, ठीक, यानी लिविंग रह गया, डाइड नहीं हुआ, जिंदा यार, जिंदा, ठीक। हम इसको समझा रहे हैं। अब तीसरे केस में क्या किया, केस नंबर 3 है, उन्होंने क्या किया कि इस वाले एस स्ट्रैंड को गर्म पानी में उबाल लिया, ठीक, उबाल लिया। उबालने के बाद क्या हुआ कि एस स्ट्रैंड वाले जो जीवाणु थे वो मर गए, ठीक। इसको हम एस स्ट्रैंड वाले जीवाणु भी कह सकते हैं, एस स्ट्रैंड, और इसको आर स्ट्रैंड,
ठीक है, इसको एस स्ट्रैंड, इसको आर स्ट्रैंड। अब क्या किया कि एस स्ट्रैंड को HEAT हीट किल्ड कर दिया, गर्म करके मार दिया, उबलते हुए पानी में डाल दिया, डालने के पश्चात उनको मार दिया। अब क्या किया, वो जो मरा हुआ था उसको चूहे में प्रवेश कराया, यानी MICE माइस में प्रवेश कराया। तो उन्होंने देखा कि जो चूहा था वो कैसा था, जिंदा था। ठीक है, आगे भी क्या है भाई, जाहिर सी बात है, अगर किसी मरे हुए वायरस को किसी में इंजेक्ट कराएंगे या फिर डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, अब उन्होंने नंबर केस डी लिया। इसमें क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रैंड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एस स्ट्रैंड को HEAT हीट किल्ड किया। ठीक, पहले मार दिया, प्लस क्या लिया, प्लस लिया आर स्ट्रैंड। ठीक है, ये वाले वायरस को। अब प्लस क्या किया, ये जिंदा था बाबू। ठीक है, ये कैसा था, मर चुका था, यहाँ पे किल्ड लिख दिए, यहाँ पे जिंदा था। ठीक, अब क्या किया कि इसने माइस में प्रवेश कराया, MICE माइस में, चूहे में प्रवेश कराया। तो इन्होंने देखा कि जो चूहा था वो कैसा हो गया, मर गया। ठीक, टेंशन हो गया। अभी तक इन्होंने कहा था कि आर स्ट्रैंड का जो जीवाणु है चाहे उसको जिंदा भी प्रवेश कराया जाए तो माइस के अंदर तो कैसा था, चूहा कैसा था, जिंदा रहता था। अब इन्होंने क्या किया कि ये तो मरा था पहले से, एस स्ट्रैंड हीट किल्ड करके गर्म करके मार दिए थे। आर स्ट्रैंड तो उत्पन्न नहीं कर सकता ना, तो किस लिए यह चूहा मर गया। ठीक, तो इसको इन्होंने नहीं बता पाया, लेकिन इन्होंने बताया कि जो एस स्ट्रैंड से होता है, कुछ होता है जो आर स्ट्रैंड में जाता है, और जाने के बाद यह जहरीले जीवाणु में बदल जाता है, जिसके कारण चूहा मर जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बताया लेकिन ठीक से बता नहीं पाया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला इस प्रयोग से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक, इस प्रयोग से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, यानी कि इन्होंने बता ही नहीं पाया कि DNA की आनुवांशिक पदार्थ होते। ठीक है, इन्होंने बता ही नहीं पाया कि DNA आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इन्होंने ये भी नहीं बता पाया किस कारण से कारण से केस 4, ठीक है, केस डी वाला, केस डी के माइस यानी चूहा मर गए। ठीक, इन्होंने बता ही नहीं पाया, किसने नहीं बता पाया, ग्रिफिथ ने। लेकिन इन्हीं के प्रयोग के द्वारा ही कुछ संभावनाएं होने लगी कि DNA अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो आपको हो सकता है यह समझ में ना आया, तो एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं, जल्दी से एक राउंड मार लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। एक इन्होंने जो डिप्लोकोकस निमोनी था, एक की जो सेलवॉल थी, खुरदुरी थी ना, खुरदुरी, ठीक, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं ROUGF रफ, और इसकी क्या थी, स्मूथ, ठीक, यानी कि गोल थी, और चिकनी थी, ठीक। अब यह क्या काम करता था, रोग उत्पन्न करता था, और ये नहीं कर पाता था। ठीक, समझते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, कुल मिला के इनकी विशेषता है। ठीक, अब क्या होगा कि इसको बोलते हैं आर स्ट्रैंड, और इसको बोलते हैं एस स्ट्रैंड। ठीक, अब देखिए ये आर स्ट्रैंड का जीवाणु है, ये एस स्ट्रैंड का जीवाणु है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब इन्होंने सिर्फ यही केस बनाया, प्रयोग क्या किया कि स्पष्ट में क्या किया, ये वाले में एस स्ट्रैंड को माइस में यानी चूहों में प्रवेश कराया, तो चूहे कैसे हो गए, मर गए। आर स्ट्रैंड को
जब माइस में प्रवेश कराया तो चूहे कैसे हो गए, जिंदा रह गए, क्योंकि हमने बताया कि यह रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है, यह रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, और ठीक इसलिए क्या रह गए, जिंदा रह गए। अब इन्होंने सी में क्या किया, असिस्टेंट को हीट किल्ड किया, यानी कि गर्म करके मार दिया। ठीक है, किस वाले को मारा, असिस्टेंट को मार दिया। उसके बाद चूहे में प्रवेश कराया तो चूहे कैसे हो गए, जिंदे रह गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते रहते हैं, केस डी में हीट किल्ड लिया असिस्टेंट वाले जीवाणु को, जो रोग उत्पन्न करते थे उनको मार दिया था। उसके बाद आर स्टैंड को लिया, ठीक है, जो रोग उत्पन्न नहीं कर पाते थे। उसके बाद चूहों में प्रवेश कराया तो चूहे मर गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो ग्रिफिथ थे इन्होंने बता नहीं पाया कि किस कारण से चूहे मर गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव की संभावना दोनों में ज्यादा है। असिस्टेंट जो कि मर चुका है, या तो प्रयोग या तो चूहों को मार नहीं सकता, और आर स्टैंड कभी मार ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए आर स्टैंड को शुरू में जिंदा कर दिया था ना, तो यहाँ पे मर क्यों गए, तो इन्होंने बता नहीं पाया कि क्या था जिसके कारण यह इतना जहरीला बन गया, क्योंकि ये जिंदा है ना, जिसके कारण यह इतना जहरीला बन गया और चूहे को मार दिया। ठीक है, आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, पार्ट 1 यहीं तक हो पाएगा। वंशगत का आणविक सिद्धांत, उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। आगे हम अगले पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।